अच्छा। और ईवीएम की मशीन भी एक कंप्यूटर है, छोटा सा बेसिक कंप्यूटर है, जो बहुत ही आसानी से उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ और गड़बड़ी की जा सकती है। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन त्रुटि रहित हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर तो खास तौर पे हैक ना हो ऐसा कंप्यूटर दुनिया में अभी तक कहीं बना ही नहीं है। तो आगे सर आप इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे? आप तो कोर्ट में बैठे हैं, कोई पिटीशन वगैरह आपने दायर करी सुप्रीम कोर्ट में या कुछ आगे जाएंगे? नहीं, पिटीशन तो दायर बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अदालतें अभी इसका संज्ञान ले नहीं पा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता अगर जागरूकता और फैलेगी और जिस तरीके से जन आंदोलन ये बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान जो है एक तरीके से लेने में बहुत आसानी होगी और फैसला करने में भी आसानी होगी। फैसला इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैसला नहीं है। दुनिया की सभी जो अदालतें हैं, सभी ने ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में फैसला दिया है। तो इसमें बहुत कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये जजमेंट पास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मतलब बिल्कुल ही सीधी बात है जो कोई बच्चा भी आसानी से पास कर सकता है। हाँ, ईवीएम को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम को किसी प्रकार से भी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आजकल काफी चर्चाओं में हैं और ईवीएम के खिलाफ बात करते हैं। और हम उनसे बात करते हैं। महमूद पराचा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ सर, ईवीएम की अभी आप बात कर रहे हैं। हमने पहले भी कुछ दिनों पहले कुछ पॉलिटिकल बातें पार्टियां ईवीएम की बात करती थी, लेकिन जब ये बात आपके मुंह से सुनी तो थोड़ा सा तो सर शक दायर होता है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है वो भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते थे कि क्या, कैसे आपको मालूम चला ये गड़बड़ियां हो सकती है ईवीएम के द्वारा? देखिए, हमें तो ये बहुत पहले से मालूम था और हमारे साथी जो हैं सारे, जो बामन मेश्राम साहब हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और उदित राज जी हैं और बामन मेश्राम साहब हैं, ये इस आवाज को बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। खुद अडवाणी जी ने, मोदी जी ने और सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पिटीशंस भी डाली, तो लेकिन उस समय भी लोगों ने ज्यादा संज्ञान नहीं लिया और वीवीपैट को सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन में एक तरह से मान्यता मिल गई, जो मैं समझता हूं कि एक गलत फैसला था और एक गलत डायरेक्शन में चीजें चली गई और ईवीएम को एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल गई, यानी कि उसको इस्तेमाल करने की छूट मिल गई वीवीपैट के माध्यम से। तो वही, जब ईवीएम ही गलत है तो वीवीपैट ठीक कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये आंदोलन या ये आवाज थोड़े दिन के लिए दब गई। लेकिन अभी जब पिछले दिनों 3 या 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी जीती, जहां पे उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त वेव थी, जनता ने हमें दोबारा फोन करने शुरू किए और ईवीएम का आंदोलन हमने जनता की आवाज पे, जनता के कहने पे मुखरता से उठाया। ईवीएम के बारे में तो हमें पहले दिन से कोई शक नहीं था। ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम से फ्रॉड होता है, फ्रॉड के अलावा ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता। कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकते। सबसे सेफ सुरक्षित रास्ता हम लोगों को तो पहले दिन से ही पता है, पेपर बैलेट ही है। इसीलिए पूरी दुनिया में पेपर बैलेट से चुनाव होता है और ईवीएम कई देशों ने जहां यूज भी किए, वहां की अदालतों ने या सरकारों ने खुद ही ईवीएम को कचरे के डिब्बे में डाल के वापस पेपर बैलेट से चुनाव कराना शुरू किया। सर, बीपीएफ पैड की अगर बात की जाए, अभी सुबह में एक वीडियो देखा था ट्विटर के ऊपर कि जब वीडियो बंदा वोट करता है, कुछ समय के लिए वो सिंबल दिखाई देता है उसको। एग्जांपल, जैसे मैंने सपा को वोट किया तो दिखाएगा सपा, लेकिन बाद में वो पर्ची बीजेपी की या किसी और पार्टी की हो जाती है। ऐसा भी संभव है क्या सर? ये हमने लोगों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था और ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमारी टीम के लोग, पटेल साहब बार बार करके दिखा रहे हैं। अच्छा। तो इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है, ये तो एक बहुत ही बेसिक बात है जो कोई भी एक इस तरह की चीज को इजाद कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन त्रुटि रहित हो ही नहीं सकती।
कंप्यूटर तो खास तौर पे हैक ना हो ऐसा कंप्यूटर दुनिया में अभी तक कहीं बना ही नहीं है। अच्छा। और ईवीएम की मशीन भी एक कंप्यूटर है, छोटा सा बेसिक कंप्यूटर है जो बहुत ही आसानी से उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ और गड़बड़ी की जा सकती। तो आगे सर आप इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे? आप तो कोर्ट में बैठे, कोई पिटीशन वगैरह आपने दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, या कुछ आगे जाएंगे? नहीं, पिटीशन तो दायर बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अदालतें अभी इसका संज्ञान ले नहीं पा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता अगर जागरूकता और फैलेगी और जिस तरीके से जन आंदोलन ये बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान जो है एक तरीके से लेने में बहुत आसानी होगी और फैसला करने में भी आसानी होगी। फैसला इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैसला नहीं है। दुनिया की सभी जो अदालतें हैं सभी ने ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में फैसला दिया है, तो इसमें बहुत कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ये जजमेंट पास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मतलब बिल्कुल ही सीधी बात है जो कोई बच्चा भी आसानी से पास कर सकता है। हाँ, ईवीएम को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम को किसी प्रकार से भी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। सर दूसरा मेरा सवाल था कि आजकल देखिए कि आवाज जरूर दबाई जा रही है। पिछले दिनों आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद पूर्व राज्यपाल मलिक साहब के घर पे भी सीबीआई के छापे पड़े। तो किस प्रकार से खुद मोदी जी बोलते हैं कि जी 70,000 करोड़ का घोटाला किया, नाम लेके बोलते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो एकदम पूरी ईडी की छानबीन खत्म। तो एक तरह से ये एक वो नहीं है कि जो हमारे साथ चलेगा वो साफ सुथरा हो जाएगा, जो दूसरा है वो साफ सुथरा पाक नहीं है। आरएसएस और बीजेपी फाउंटेन हेड है, ओथ है सब भ्रष्टाचारों का, सब करप्शन का। वो एक भी भ्रष्टाचारी, ठीक ठाक भ्रष्टाचारी है, उसको अपने से बाहर नहीं रहने देना चाहते। अपने परिवार में शामिल करने के लिए वो दिन रात एक, कहीं उन्हें दूर से भी कोई अच्छा तगड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी मिल जाता है तो उसे तोड़ के अपनी पार्टी में ले आते हैं। यही तो चलन चला हुआ है। और उसके लिए वो ईडी का प्रयोग करते हैं, सीबीआई का प्रयोग करते हैं, इनकम टैक्स का प्रयोग करते हैं, एनआईए का प्रयोग करते हैं। गर्ज ये है कि कुछ भी करके वो हर एक भ्रष्टाचारी को अपने पास ले आना चाहते हैं, देश को लूट लेना चाहते हैं सभी भ्रष्टाचारियों के साथ से जो भी कुछ अब बच गया है। और आम जनता की उन्हें परवाह नहीं, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मजदूरों की किसी की भी परवाह नहीं है, क्योंकि उनको इनके वोट ही नहीं चाहिए। तो ये किसी को भी वोट दे ले, हम सब पूरे देश की जनता किसी को भी वोट दे ले, वोट तो मोदी जी को ईवीएम के माध्यम से पढ़ने हैं, तो ईवीएम को खुश रख रहे हैं वो। ईवीएम उनके हाथ में, तो उनको किसी की परवाह नहीं है। सतपाल मलिक जी को, किसी को भी वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी की भी आवाज दबा सकते हैं। और उसके लिए उनके हाथ में सरकारी एजेंसीज जो है, पुलिस जो है, ये सब जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके अंदर इन्होंने अपने भ्रष्ट अधिकारी बिठा दिए हैं जो इनके कहने पे किसी भी तरह का अपराध करने के लिए तत्पर है। एक सवाल सर, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब आप लोग जब देखते हैं कि छोटे छोटे चैनल में काफी व्यू आते हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाई नहीं रही, आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही। तो उससे भी थोड़ा लगता है कि मीडिया भी अब जो कहा जा रहा है गोदी मीडिया, वो सच्ची है कि हाँ भी दिखाएंगे तो सिर्फ मोदी जी को दिखाएंगे, किसी और को हम दिखाएंगे ही नहीं। जो हमें नहीं दिखा रहे वो चोर है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और मैं ये लॉजिकली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमको नहीं दिखा रहे इसलिए चोर है, मगर जो लोग डेमोक्रेसी में, मीडिया का रोल जो होता है वो ये होता है कि सरकार के ऊपर अंकुश लगा के रखना। बिल्कुल, सत्ता पक्ष से जो लोग, ये जो चौथा स्तंभ है देश का, मीडिया वही है जो सत्ता के ऊपर अंकुश लगाए, ताकि सत्ता जो है बिगड़ैल ना हो जाए, सत्ता जो है करप्ट ना हो जाए, उसके ऊपर अंकुश लगा के रखे। और जो लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं उनको मुखरता से दिखाए, ये प्रेस का रोल है। इस वक्त हम लोग या हमारे जैसे दूसरे लोग, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनको वही नहीं दिखाएगा जो डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, या जो सरकार के दबाव में आके सरकार की तारीफें करेगा। वरना डेमोक्रेसी में प्रेस का मेन रोल ही सरकार का विरोध करना होता है जी। 90% विरोध और 10% समर्थन। हाँ, तो जो जिसको आप मीडिया कह रहे हो और हम उसे क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल्स हैं वो 100% सरकार का पक्ष ही रखते हैं, मोदी जी का पक्ष ही रखते हैं। तो ऐसे मीडिया नहीं होते, ऐसे लोग प्रेस नहीं होते, ऐसे लोग क्रिमिनल्स होते हैं जो
अपने ईमान को, अपनी ड्यूटी को, अपने संवैधानिक ड्यूटी को बेचकर या उसको पूरी तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो सर आगे अभी जैसे देश पूरा बढ़ चुका है, हर समाज को बांट दिया, हर जगह बांट दिया, तो इसको एक तरह से अब कैसे परोने की क्या कर सकते हैं कि सब मिलकर कुछ करें देश के लिए, क्योंकि अभी जो लग रहा है माहौल वो तो बिल्कुल खराब लग रहा है। आप भी बातों में आ गए ना, ये क्रिमिनल मीडिया की, ये वो बोल बोल के बंटवा रहे हैं, ये बांटने की बात कह रहे हैं। समाज बट रहा है, समाज एक चीज पे एक है कि आरएसएस और बीजेपी को अब कभी सत्ता में दोबारा नहीं आने देना है। जी बिल्कुल, एक है पूरा समाज। बाकी सब चीजों पे हर एक दो भाइयों में भी मतभेद होते हैं, मतभेद होते हैं बिल्कुल, वो मतभेद नहीं होते। तो हर जहां दो बर्तन होते हैं वो टकराते हैं, कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम नहीं। पूरा देश इस वक्त मोदी जी को हटाने के लिए, आरएसएस और बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट है। लेकिन ईवीएम के माध्यम से मोदी जी जीत के आते हैं, ईवीएम हट जाएगी तो आपको नजर आ जाएगा मोदी जी को 40 सीटें लानी भी भारी पड़ जाएंगी। जी चलिए सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम के ऊपर आपने बात करी, हमें भी लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। नमस्कार, आगे भी हम आपको जोड़ते रहेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया।